Good morning, good afternoon and good evening to all of you. Welcome to the Chemopedia IITR channel. जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी मोल कॉन्सेप्ट की सीरीज चल रही थी पिछले कुछ दिनों, जो कि हमने कंप्लीट कर लिए सक्सेसफुली और काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है। उनके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं और बहुत अच्छे से उन्होंने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ली है। ठीक है, तो आज जो सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, विच इज नेक्स्ट चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 क्लास 11। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करें तो आपको थोड़ा बहुत धुंधला याद होगा, जब आप 9th स्टैंडर्ड में थे वहां पर भी आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम करके एक चैप्टर पढ़ा है, हाँ या ना। तो मैंने कहा अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, तो वहां पर भी काफी सारी ऐसी चीजें थी मेंशन एनसीईआरटी के अंदर जो काफी इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, वही सारी चीजें क्लास 11th में फिर से रिपीटेड है और वही सारी चीजों को फिर से क्या किया गया है और थोड़ा सा एक्सपैंड किया गया है। ठीक है, तो हम 9th स्टैंडर्ड से उठाएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर्स को और हम लेकर जाएंगे जेई मेंस, जेई एडवांस और नीट के लेवल तक। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करूं तो इस चैप्टर के अंदर हम ये देखेंगे बेटा कि जब भी मैंने बात की स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, तो बेसिकली जो एटम है मेरे पास, उस एटम में जो फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट है, वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी कैसे हुई। हमने एक पूरा का पूरा एटम कैसे देखा कि ये एटम इसी तरीके से होगा, इसमें ये पार्टिकल का ये बिहेवियर होगा, ये वाला पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा होगा, जबकि दूसरा पार्टिकल क्या कर रहा होगा, स्टैटिक पोजीशन में होगा। तो ये सारी बातें मुझे कहाँ से मिली, कैसे हमने डिस्कवर की, किस तरीके से, कौन से साइंटिस्ट पहले आए, फिर किसकी बात कैसे फेल हुई, क्यों फेल हुई, फिर नए साइंटिस्ट ने क्या बताया, और एक फाइनल स्ट्रक्चर हमारे पास एटम का आया विच इज स्फेरिकल एटम। तो ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर के अंदर। ठीक है, अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिए अभी तक जो मेरे दिमाग में एटम का स्ट्रक्चर है वो क्या है बेटा, कि सबसे पहले एटम कैसा होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, टाइनी पार्टिकल होता है विच कैन नॉट बी डिविजिबल फर्दर। और यही बात कौन बता के गया था, डेल्टन बता के गया था। कौन बता के गया था बेटा, डेल्टन बता के गया था। क्लियर है। अब जब डेल्टन इस बात को बता के गया था, तो उसने ये सारी चीजें बताई कि एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, हाँ या ना, इन दी यूनिवर्स या फिर इन दी रिएक्शन। ठीक है, अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर डेल्टन ने ये सारी चीजें बताई, उसके बाद में आया हमारे पास में थॉमसन, थॉमसन के बाद में हमारे पास में आए, कौन आया बेटा, गोल्डस्टीन, उसके बाद में कौन आए, जेम्स चैडविक आए। ठीक है, इस तरीके से कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने कुछ कुछ बातें बताई और एक फाइनल हमारे पास में एटम का स्ट्रक्चर आया जिसको आज तक हम पढ़ते हैं। तो आज मैं किस एटम के स्ट्रक्चर को पढ़ती हूँ बेटा, तो आज हम जो स्ट्रक्चर पढ़ते हैं वो ये है कि एटम कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, उसके एकदम सेंटर में कौन प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, हाँ या ना। उस न्यूक्लियस के ऊपर कैसा चार्ज होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज होता है। और उस पॉजिटिव चार्ज होने का रीजन क्या है, प्रोटॉन है। उस न्यूक्लियस में प्रेजेंट कौन कौन होता है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, हाँ या ना। तो यही सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है। आइए, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं एटम की, तो एटम का स्ट्रक्चर कैसा है बेटा, तो मैंने कह दिया एटम का स्ट्रक्चर है आपके पास में ये न्यूक्लियस, ये चारों तरफ इसकी कुछ शेल्स है जिसमें कौन रिवॉल्व कर रहा होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा। मैंने कहा ये क्या है बेटा, ये है आपका न्यूक्लियस। क्या है, न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस में कौन कौन है बेटा, इस न्यूक्लियस में है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और यहाँ पर शेल में कौन प्रेजेंट है बेटा, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। कौन प्रेजेंट है शेल में, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यस और नो, हाँ या ना। ठीक है, चले आगे। तो मैंने कहा सबसे पहले जो एटम होता है उसके अंदर 3 फंडामेंटल और सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे सबसे पहले। तो मैंने कहा सब एटॉमिक पार्टिकल या फिर फंडामेंटल पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम कितने होते हैं बेटा, 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। कितने पार्टिकल होते हैं बेटा, 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। इनके डिफरेंट प्रॉपर्टीज, डिफरेंट चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने कह दिया
कि अगर मैं बात करूं तो 3 फंडामेंटल पार्टिकल है मेरे पास। एक है बेटा मेरे पास में इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दूसरा है बेटा मेरे पास प्रोटॉन। थर्ड है मेरे पास न्यूट्रॉन, ठीक है। मैंने कहा सबसे पहले अगर मैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात करूं तो सबसे पहले मैं बात करूंगी बेटा सिंबल की। किसकी बात करेंगे हम? सिंबल की बात करेंगे, क्लियर है। तो मैंने सबसे पहले बात की बेटा सिंबल की। तो इसका सिंबल क्या होता है? तो मैंने कहा इसको डिनोट करेंगे ई नेगेटिव से, इसको डिनोट करेंगे बेटा पी प्लस से, और इसको डिनोट करेंगे एन जीरो से, ठीक है। मैंने कहा अगर मैं बात करूं चार्ज की, तो सबसे पहले चार्ज से पहले हम बात कर लेते हैं बेटा मास की। तो मैंने कहा मास की अगर बात करें तो लास्ट चैप्टर में भी मैंने मास इन तीनों पार्टिकल्स का आपको बताया था बेटा। कितना था? 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम्स, ठीक है। मैंने कहा ये कितना था? 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। ये था 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स, क्लियर है। मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं, ये था मेरे पास में ग्राम्स के अंदर। अगर मैं इसी को निकालू बेटा किसमें? केजी में, तो हम क्या करेंगे? 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैंने कहा कितना हो जाएगा? 9.1 इंटू 10⁻⁻28 इंटू 10⁻³ तो कितना हो गया बेटा? ये 9.1 इंटू 10⁻31 kg, क्लियर है। आइए यहाँ पर भी मैंने किया 1.66 इंटू 10⁻⁻24 इंटू 10⁻³ ठीक है। कितना हो गया बेटा? 1.66 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, क्लियर है। यहाँ पर भी मैंने कह दिया कितना आ जाएगा बेटा? 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, क्लियर है इतनी सी बात। आइए अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो ये था मेरे पास में किसके बारे में बेटा? मास के बारे में, ठीक है। अब मैंने कहा मास तो निकाल लिया मैंने, अब मैं बात करती हूँ जरा चार्ज की। किसकी बात करेंगे बेटा? चार्ज की। तो मैंने कहा चार्ज की अगर बात करें तो चार्ज को किससे लिखोगे बेटा? क्यू से। मैंने कहा इसके ऊपर कैसा चार्ज होता है? ये नेगेटिवली चार्ज होता है। कैसा होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज। प्रोटॉन कैसा होता है बेटा? पॉजिटिवली चार्ज। कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज। ये क्या होता है बेटा? नो चार्ज। इसको क्या बोलोगे आप? ये क्या होता है? न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल। मैग्नीट्यूड में कितना होता है? तो मैंने कहा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम्स। ये भी कितना होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम्स। ये कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हो ये क्या होगा बेटा? 0 होगा, ठीक है। अब मैंने कहा कि मैग्नीट्यूड आपने निकाल लिया, बट इतने मैग्नीट्यूड का ये नेगेटिव होगा, इतने मैग्नीट्यूड का ये क्या होगा बेटा? पॉजिटिव होगा, क्लियर है। मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज की, तो ये जो मैग्नीट्यूड है इसी को फॉर द सेक ऑफ द कैलकुलेशन, इसी को क्या माना गया है बेटा? 1 यूनिट चार्ज माना गया है। क्या माना गया है? इसी को 1 यूनिट चार्ज माना गया है, क्लियर है। तो मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं ये, तो ये क्या हो जाएगा? 1 यूनिट चार्ज कंसिडर किया है। 1 यूनिट चार्ज कंसिडर किया है, ये इलेक्ट्रॉन का है, तो कैसा है? 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। ये क्या हो गया बेटा? 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और ये क्या हो गया बेटा? 0, क्लियर है। अगर मैं बात करूं चार्ज की ही, तो मेरे पास में एक यूनिट कन्वर्जन होता है विच इज कूलम्स को अगर मैं लेकर जाऊं ईएसयू में। व्हाट इज ईएसयू? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या होता है बेटा ईएसयू? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो मैंने कहा 1 कूलम इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁻⁹ ईएसयू होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती है। तो मैंने कहा एक कूलम में अगर इतने ईएसयू है तो इतने कूलम में कितने हो जाएंगे? तो मल्टीप्लाई कर दे बेटा। तो मैंने कहा कितने हो जाएंगे? तो मैंने कह दिया कि अगर मैं बात करूं तो कितना हो गया बेटा? ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻+9 ईएसयू। तो कितना हो गया? 3 इंटू 16 बेटा कितना हो गया? 48। 4.8 इंटू बेस से में पावर्स ऐड हो जाएंगी 10⁻⁻10 ईएसयू हो गया, क्लियर है। आइए मैंने कहा ये कितना हो जाएगा? तो मैंने कह दिया ये भी कितना हो गया बेटा?
1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 9 ESU। हाँ या ना? तो ये भी कितना हो गया, 4.8 इंटू 10 रेज टू द पावर -10 ESU हो गया। ये कितना हो गया बेटा, 0। क्लियर है? तो मैंने कहा ये आपने क्या निकाल लिया, चार्ज के बारे में देख लिया कि चार्ज कुछ इस टाइप से सारी मैग्नीट्यूड कंटेन कर कर रखेगा। क्लियर है? क्लियर है इतनी सी बात? आइए, अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर, चार्ज हमने देख लिया, मास हमने देख लिया, अब हम क्या देखेंगे बेटा, पोजीशन देखेंगे। क्या देखेंगे हम? पोजीशन देखेंगे। तो अगर मैं पोजीशन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होता है, क्या न्यूक्लियस में होता है? नहीं। कहाँ होता है बेटा? न्यूक्लियस के बाहर होता है। तो मैंने कहा अगर मैं पोजीशन की बात करूं तो पोजीशन में मैंने कह दिया कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है बेटा, आउट ऑफ न्यूक्लियस, या फिर कह सकते हो इन दी शेल, या फिर ऑर्बिट। ठीक है? मैंने कहा प्रोटॉन कहाँ होता है बेटा, न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो मैंने कहा इनसाइड दी न्यूक्लियस। इनसाइड दी न्यूक्लियस। न्यूट्रॉन कहाँ होता है बेटा, ये भी इनसाइड दी न्यूक्लियस। क्लियर है इतनी सी बात? चले आगे। आइए, तो मैंने कहा कि अभी तक मैंने ये सारी चीजें कैलकुलेट की। अगर मैं आपको कहूं, आपको मास आपने केजी में कैलकुलेट कर लिया, क्या एक और यूनिट है आपके पास? बिल्कुल है। अगर आप मास को एएमयू में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। कैसे बेटा? आपको पता है लास्ट चैप्टर में मोल कॉन्सेप्ट में मैंने आपको ये बताया था कि आपके पास में यूनिट कन्वर्जन क्या होता है, किस किस के बीच में बेटा, ग्राम और एएमयू के बीच में यूनिट कन्वर्जन आपको बताया था, याद है आपको? तो मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं सबसे पहले मास की, तो मास में मैंने कह दिया मास इन, मैंने कह दिया बेटा मास इन एएमयू। ठीक है? तो मैंने कहा मास इन एएमयू की अगर मैं बात करूं तो मुझे पता है कि मास इन एएमयू की अगर मैं बात करूं तो मास इन एएमयू में आप क्या कह सकते हो कि 1 एएमयू इज इक्वल्स टू कितना ग्राम्स था, 1.66 इंटू 10 रेज टू द पावर -24 ग्राम्स। क्या आपको याद है? हाँ या ना? वहां पर भी मैंने आपको ये बात बताई थी, क्या ये मैग्नीट्यूड प्रोटॉन के मास के और न्यूट्रॉन के मास के बराबर है, तो क्या आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को लिख सकते हो 1 एएमयू? बिल्कुल लिख सकते हो। तो यहां से मैं क्या कर सकती हूँ, यूनिट कन्वर्जन, 1 ग्राम में कितने एएमयू हो जाएंगे? तो मैंने कहा 1 ग्राम में कितने एएमयू हो जाएंगे, 1/1.66 इंटू 10 की पावर -24 एएमयू। क्लियर है? ये यूनिट में यूज करूंगी और निकालूंगी। तो मैंने कह दिया कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन है, मास कितना था बेटा, 9.1 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम्स था। तो मैंने कहा अगर मुझे निकालना है तो सबसे पहले आपके पास में क्या है बेटा, एएमयू में निकालना है, तो क्या कर दोगे, इसको डिवाइड कर दोगे किससे, 1.66 इंटू 10 रेज टू द पावर -24 ग्राम, सॉरी 24 से। ठीक है? ये आ गया आपका एएमयू के अंदर। नेक्स्ट, मैंने कहा ये कितना आ जाएगा बेटा, तो 1.66 इंटू 10 रेज टू द पावर -24 अपॉन 1.66 इंटू 10 रेज टू द पावर -24, कितना आ गया बेटा, 1 एएमयू। कितना आ गया, 1 एएमयू। अब मुझे बताइए, ये लगभग आता है 1.007 समथिंग आता है, तो मैंने कितना मान लिया, ये 1 आ गया। एग्जैक्ट वैल्यू लोगे तो ये बहुत लंबी वैल्यू होती है, 1.66 के आगे भी होता है। ठीक है? तो हमने मान लिया ये कितना है, 1 एम। ये भी कितना आ जाएगा बेटा, 1.66 इंटू 10 रेज टू द पावर -24 डिवाइडेड बाय 1.66 इंटू 10 रेज टू द पावर -24, कितना आ गया बेटा, 1 एएमयू। कितना आया, 1 एएमयू आ गया। यस और नो? इतना समझ में आता है आपको? आइए, अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं तो अभी तक मैंने क्या बताया आपको, मास बताया इन ग्राम्स, इन केजी, इन एएमयू, और फिर मैंने आपको क्या बता दिया बेटा, फिर इसके बाद में मैंने आपको बता दिया कि आपके पास में चार्ज कितना होता है, मैग्नीट्यूड में वो चार्ज कितना होता है, और उसको हम क्या कंसिडर करते हैं बेटा, 1 यूनिट चार्ज कंसिडर करते हैं। और उस 1 यूनिट चार्ज को ही हम कितना लिखते हैं, 1 ईबी लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा, 1 ईबी लिखते हैं, ई स्मॉल ई। क्लियर है?
आइए, ये सारी बातें मैंने तो यहाँ पर कर ली है, ये सारी बातें हो गई हैं। अब आइए, अगर मैं बात करूं आपसे, नोट डालकर लिखिएगा। सबसे पहली बात है कि 1 यूनिट चार्ज किसके इक्वल है बेटा? तो 1 यूनिट चार्ज है आपके पास 1.6 इंटू 10 की पावर 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कुलम्स के इक्वल है। और यही किसके इक्वल होता है बेटा? 1 ई के इक्वल होता है। इसी को कैसे डिनोट करते हैं? 1 ई भी डिनोट करते हैं। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है। फिर मैंने कहा अगर मेरे पास अल्फा पार्टिकल है, क्या है बेटा? अल्फा पार्टिकल। व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल होता है आपके पास डबली आयोनाइज्ड हीलियम पार्टिकल। क्या होता है? डबली आयोनाइज्ड हीलियम पार्टिकल। तो मैंने कह दिया क्या होगा बेटा? डबली आयोनाइज्ड हीलियम पार्टिकल। तो डबली आयोनाइज्ड हीलियम पार्टिकल का मतलब क्या है? आयोनाइज्ड किया है उसको। आयोनाइज्ड कैसे करोगे? इलेक्ट्रॉन को लूज करवा के। तो मैंने कहा आयोनाइज्ड किया, हीलियम में कितना है? डबली आयोनाइज्ड है, मतलब उस पे कितना चार्ज है? 2 इलेक्ट्रॉन आपने उसके बाहर निकाल दिए। तो आपने कह दिया डबली आयोनाइज्ड हीलियम पार्टिकल। तो क्या हो जाएगा? He+2। यस और नो? मैंने कहा एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा इसका? 2। तो मैंने कह दिया इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? मैंने कह दिया इसका एटॉमिक नंबर है 2। इसका मास कितना हो जाएगा बेटा? 4। कितना मास होता है इसका? 4। क्लियर है इतनी सी बात? आइए, तो मैंने कहा ये होता है आपका अल्फा पार्टिकल। मैंने कहा अल्फा पार्टिकल की अगर मैं मास की बात करूं, तो हीलियम का मास कितना? 4 AMU। एएमयू को ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 4 इंटू 1.66 इंटू 10 रेज टू द पावर -24 ग्राम्स। क्लियर है? चार्ज की अगर मैं बात करूं तो इस पर चार्ज कितना है बेटा? 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, मतलब कितना है बेटा? 2 ई के जितना। तो आप कह सकते हो कि 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कुलम्स के जितना चार्ज इस पर प्रेजेंट है। हाँ या ना? यही होगा। अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो सबसे पहले मैंने कह दिया कि जब भी हम यहाँ पर देख रहे हैं तो ये डिफरेंट पार्टिकल्स आपके पास प्रेजेंट हो सकते हैं। और इन पार्टिकल्स की अगर मैं बात करूं तो इन पार्टिकल्स में सबसे पहले मैंने कहा कि जो डबली आयनाइज्ड हीलियम पार्टिकल होता है उसी को ही आप क्या कहते हो बेटा? अल्फा पार्टिकल कहते हो। क्या कहते हैं आप? उसी को ही अल्फा पार्टिकल कहते हो। क्लियर है? आइए, ठीक है, आइएगा, चलते हैं आगे। अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की, तो व्हाट इज प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज? सबसे पहली प्रॉपर्टी, कितने टाइप के होते हैं बेटा? 2 टाइप के, 2 टाइप्स। कौन कौन से? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। सेकंड, चार्ज हमेशा क्या होता है बेटा? क्वांटाइज्ड होता है। क्या होता है बेटा? चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होता है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड क्वांटाइज्ड? तो क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है? क्वांटाइज्ड का मतलब होता है कि मान लो मैं स्टेयर्स चढ़ रही हूँ, सीढ़ियां चढ़ रही हूँ। तो मैंने कहा पहली सीढ़ी पर पैर रखा, दूसरी सीढ़ी पर पैर रखा। पहली सीढ़ी पर पैर रखूंगी, उसके बाद दूसरी पर ही तो रखूंगी, उसके बीच में कुछ एग्जिस्टेंस है? नहीं है। तो मैंने कहा पहली वाली जो सीढ़ी है उसका कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस भी है, कुछ पर्टिकुलर एनर्जी है। मैंने कहा सेकंड वाली का भी क्या है? कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस, कुछ पर्टिकुलर एनर्जी। क्या इसके बीच में कोई वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है? कोई वैल्यू इसके बीच में एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो जिस भी चीज में दो पर्टिकुलर चीजों में, दो पर्टिकुलर मल्टीपल्स में कोई बीच में वैल्यू एग्जिस्ट ना करे, तो उसको हमेशा आप क्या कहते हो? क्वांटाइज्ड कहते हो। तो चार्ज हमेशा क्या होता है बेटा? क्वांटाइज्ड होता है। क्या क्या होता है चार्ज बेटा? हमेशा क्वांटाइज्ड होता है। तो मैंने लिख लिया चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। क्लियर है? तो मैंने कहा क्वांटाइज्ड है चार्ज, तो आपने क्या लिख लिया? चार्ज इज इक्वल टू दी एन इंटू ई। क्या लिखोगे? एन इंटू ई। तो मैंने कहा क्या है ये ई? ई है बेटा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। मैंने कहा व्हाट इज एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मैंने कहा कि अगर एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1 यूनिट है तो 2 इलेक्ट्रॉन पर कितना होगा? क्या 1.5 हो सकता है? नहीं। कितना होगा? 2 ही होगा। अगर 5 है तो कितना होगा बेटा? 5 ही होगा। 10 है तो कितना होगा? 10 ही होगा। क्लियर है? आइए, थर्ड है आपके पास
थर्ड है बेटा आपके पास, अगर मैं किसी भी दो चार्जेस को Q1 और Q2, अगर मैं इन दो चार्जेस को इनफाइनाइट डिस्टेंस से पास में लेकर आ रही हूं किसी पर्टिकुलर फाइनाइट r डिस्टेंस के ऊपर, तो मैंने इसको प्लेस कर दिया है किसी फाइनाइट डिस्टेंस r पर। जब मैंने इसको किसी फाइनाइट डिस्टेंस r पर प्लेस कर दिया तो इसके बीच में कोई ना कोई फोर्स काम करेगा। जैसे अगर दोनों का चार्ज पॉजिटिव है तो सेम चार्जेस क्या करते हैं, हमेशा रिपेल करते हैं। तो सेम चार्जेस मैंने यहां पर भी लिख लीजिएगा, सेम चार्जेस क्या करते हैं बेटा, रिपेल करते हैं। और अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। क्लियर है? तो मैंने कहा अगर सेम चार्जेस रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट होते हो, तो इनके बीच में कोई फोर्स काम करेगा। मान लो दोनों पॉजिटिव चार्जेस सेम है तो क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन काम करेगा। मैंने कहा दोनों अगर ऑपोजिट चार्ज है, एक पॉजिटिव है एक क्या है बेटा नेगेटिव है, तो दोनों के बीच में कौन सा फोर्स काम करेगा, दोनों के बीच में अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। क्लियर है इतनी सी बात? आइएगा, तो मैंने कहा कि व्हेन टू चार्जेस come closer from infinite distance to r distance, the electrostatic force work between them is F is equals to K Q1 Q2 upon R square। क्लियर है इतनी सी बात? आइए, अब मैंने कहा कि अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड आपका K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर है, तो मैंने कहा व्हाट इज K, K क्या है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, क्या होता है ये, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। क्लियर है? तो मैंने कहा व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट होता है बेटा यहाँ पर परमिटिविटी। क्या होता है, परमिटिविटी। तो परमिटिविटी क्या होता है बेटा, परमिटिविटी होता है कि किसी के इन्फ्लुएंस में कोई बिहेवियर शो करना। जैसे मान लो आप हो मेरे सामने, मैं आपके सामने खड़ी हूँ, अगर मैं आपके सामने खड़ी हूँ तो मेरे इन्फ्लुएंस में, मेरे प्रेजेंस में आप कैसा बिहेव करोगे बेटा, आप बहुत सिंसियर बिहेव करोगे। जैसे ही मैं चली जाऊंगी मेरे एब्सेंस में कैसा बिहेव करोगे, नॉन सिंसियर बिहेव करोगे। हाँ या ना? आपकी सारी नॉटी चीजें जो आएंगी वो क्या हो जाएंगी, निकल के बाहर आएंगी। हाँ या ना? तो मैंने कहा यही होती है परमिटिविटी। तो कभी भी किसी भी स्पीशीज, किसी भी चीज का जो बिहेवियर है इन द प्रेजेंस ऑफ फील्ड and in the presence of what and in the presence of magnetic field and electric field is known as permittivity। क्या होता है बेटा, वो permittivity होता है। तो मैंने कहा समझ गए परमिटिविटी क्या है। अब मैंने कहा अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट की, तो ये वैल्यू कितनी होती है बेटा, ये होती है 9 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर के कुलम की पावर -2। क्लियर है? आइएगा, फोर्थ है बेटा, अगर मैं बात करूं पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड एट r डिस्टेंस, प्लेस्ड एट r डिस्टेंस कितना होगा बेटा पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड आता है K Q1 Q2 बाय R। तो अगर बात करें डेरिवेशन की, तो डेरिवेशन क्या हो जाएगी बेटा, तो डेरिवेशन हो गई आपके पास में, लेट सपोज अगर मैं बात करूं फोर्स की, व्हाट इज फोर्स, तो मैंने कह दिया फोर्स इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चेंज इन टाइम। क्या होगा बेटा, चेंज इन टाइम। क्लियर है? क्लियर है इतनी सी बात? तो क्या होगा फोर्स, फोर्स होगा आपके पास में, फोर्स इज इक्वल्स टू
तो क्या होगा फोर्स? फोर्स होगा बेटा F इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चेंज इन डिस्टेंस। मैंने कहा आपको निकालना है पोटेंशियल एनर्जी, तो डी को एक साइड रख दो, बाकी सब एक साइड, माइनस एफ इंटू डी आर। यस और नो? मैंने कहा व्हाट इज एफ? एफ अभी आपने बताया क्या, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो बेटा, तो मैंने कहा माइनस के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर। यस और नो? क्या इंटीग्रेट कर दूं इसको? इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रहा था, कहां पर? फाइनाइट आर डिस्टेंस पर। तो मैंने कह दिया कितना हो गया बेटा, माइनस बाहर ही है, के कांस्टेंट है इंटीग्रेशन से बाहर। हमेशा इंटीग्रेशन आपने बेसिक मैथ में भी पढ़ा होगा फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले, तो उसमें आप यही पढ़ते हैं कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से हमेशा कांस्टेंट क्वांटिटी कहाँ आ जाती है बेटा? बाहर आ जाती है। तो मैंने कहा अगर वो बाहर आ गई तो के क्या है बेटा? कांस्टेंट है। क्यों? चार्जेस भी क्या है आपके? कांस्टेंट ही तो है। कितना चार्ज होगा? ई चार्ज होगा, या फिर क्या होगा आपके पास में? 2e चार्ज होगा, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है। मैंने कहा चेंज कौन हो रहा है? आर चेंज हो रहा है। तो मैंने कहा के Q1 Q2 मैंने क्या ले लिया? बाहर, के Q1 Q2, और क्या हो गया? इंटीग्रेट कर दिया डी आर अपॉन आर स्क्वायर। ये आ गया आपका इनफाइनाइट से लेकर आर डिस्टेंस तक। आपको इसी का क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है, तो करें जरा इंटीग्रेशन। तो मैंने कहा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा? तो मैंने कहा 1/x² इंटू डीएक्स का इंटीग्रेशन होता है। जब भी आप इस तरीके से इंटीग्रेशन करोगे तो उससे पहले आपको ये याद रखना है x की पावर n dx का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। क्या होता है? x की पावर n+1, पावर में एक ऐड हो जाता है और उसी से क्या कर देते हो आप? डिवाइड कर देते हो। तो मैंने कहा क्या इस x को ऊपर ले जाऊं? तो ये x की पावर 2 है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? x की पावर -2। तो मैंने कह दिया ये हो गया आपके पास x की पावर -2 इंटू डी एक्स। क्लियर है? तो मैंने कहा x की पावर -2, पावर में एक क्या कर देना है? ऐड। तो -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2, उसी से डिवाइड कर देना है। कितना हो गया? x की पावर -1 अपॉन -1, तो कितना आ गया? -1/x। इसको नीचे उतार दिया तो पावर क्या हो गई आपकी? पॉजिटिव। तो मैंने कहा अगर मैं बात करूं तो 1/r² डी आर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा फिर? -1/r। क्या हो जाएगा? -1/r। यस और नो? इतना समझ में आता है? आइए वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। तो मैंने वैल्यू पुट कर दी, क्या हो गया बेटा? माइनस के Q1 Q2, और इंटीग्रेशन का वैल्यू आ गया आपके पास -1/r, और ये आपके पास में हो गया बेटा कहां से कहां तक? इनफाइनाइट से लेकर आर। यस और नो? हाँ या ना? तो मैंने कह दिया कि अगर मैं बात, और यहाँ आपके पास में क्या चल रहा है? इंटीग्रेशन ऑफ u, तो आपने कहा u1 से u2। ये कितना हो गया बेटा? u2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और du का इंटीग्रेशन क्या होता है? u ही होता है। dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो du का क्या हो जाएगा? u ही हो जाएगा। तो u2 माइनस u1, तो मैं एक स्टेप लिख ही लेते हैं, ठीक है? यहाँ पर लिख लो, du का इंटीग्रेशन हो गया u1 से u तक, du का इंटीग्रेशन u अपर लिमिट माइनस u1 से u2, ठीक है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट u2 माइनस u1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के Q1 Q2, माइनस बाहर ले आई तो ये क्या हो गया बेटा? प्लस, अपर लिमिट माइनस कर दो लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या है? r, माइनस लोअर लिमिट क्या है? इनफाइनाइट, तो r की जगह पुट कर देना आपने इनफाइनाइट। ठीक है? तो मैंने कहा 1/इनफाइनाइट कितना होता है बेटा? 0। तो आपने लिख दिया ये 0। कितना आ गया आपके पास? के Q1 Q2 अपॉन r। ये आ गया आपके पास पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यस और नो? इतना समझ में आता है? चलें आगे। आइए, अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं काइनेटिक एनर्जी की, तो नेक्स्ट है मेरे पास काइनेटिक एनर्जी। फिफ्थ है बेटा काइनेटिक एनर्जी। ठीक है? अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, लेट सपोज कोई चार्ज है, कोई पार्टिकल है। क्या है बेटा? कोई पार्टिकल है, और उस पार्टिकल की अगर मैं बात करूं तो ये पार्टिकल अभी कहां पर है बेटा? रेस्ट पोजीशन में। कहां पर है अभी ये? रेस्ट पोजीशन में है। अगर ये रेस्ट पोजीशन में है, मैंने इसको कुछ वोल्टेज दे दिया। क्या कर दिया बेटा? इसको कुछ वोल्टेज दे दिया। अगर मैं इसको कुछ वोल्टेज दूंगी तो ये क्या करेगा? मूवमेंट करना शुरू करेगा। हाँ या ना? कितना मूवमेंट करेगा?
उतना ही मूवमेंट करेगा जितना इसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। तो क्या इसका वर्क डन काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो गया? बिल्कुल हो गया। तो मैंने कह दिया इस टाइम पर अगर मैं बात करूं, when a particle is at rest and it start moving on applying V voltage। ठीक है, मैंने कहा V वोल्टेज अप्लाई करते ही मूव करना शुरू हो गया, तो क्या मैं कह सकती हूँ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय द पार्टिकल ऑन अप्लाइंग V वोल्टेज। क्लियर है? आ जाओ। तो वर्क डन दो टाइप के होते हैं बेटा, थर्मो में भी पढ़ेंगे, दो टाइप के वर्क डन होते हैं। तो कौन से होते हैं? एक होता है मेरे पास में फिजिकल वर्क या फिर मैकेनिकल वर्क, एक होता है मेरे पास में इलेक्ट्रिकल वर्क। मैकेनिकल वर्क में तो हमें पता चलता है कि प्रेशर को इंक्रीज करा तो वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, प्रेशर को डिक्रीज करा तो वॉल्यूम क्या हो गया बेटा? इंक्रीज हो गया। लेकिन इलेक्ट्रिकल वर्क में क्या होता है, जैसे कि फ्रिज है, आपके एसीज हैं, ये सारे किस पर काम करते हैं बेटा? ये सारे इलेक्ट्रिकल वर्क पे काम करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता है वो क्या होता है? चार्ज इनटू पोटेंशियल। किसके बराबर होता है बेटा? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो मैंने कहा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू पोटेंशियल कर दिया। पार्टिकल पर चार्ज कितना है बेटा? क्यू। मैंने कहा पोटेंशियल कितना है? V। तो ये क्या आ गई? मेरी काइनेटिक एनर्जी। ये क्या आ गई बेटा? मेरी काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है इतनी सी बात? तो दीज ऑल आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, जिसमें मैंने ये पढ़ा सबसे पहले कि आपके पास में दो टाइप के चार्ज होंगे, एक होगा पॉजिटिव, एक होगा आपके पास में नेगेटिव चार्ज। सेकंड मैंने पढ़ा कि चार्ज ऑलवेज क्वांटाइज्ड होता है। थर्ड मैंने पढ़ा कि अगर दो चार्जेस को मैं इनफाइनाइट से फाइनाइट r डिस्टेंस पर प्लेस कर दूं तो उनके बीच में जो फोर्स वर्क करेगा वो हो सकता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी और फोर्स ऑफ रिपल्शन भी, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन दी चार्जेस। ठीक है, मैंने कहा नेक्स्ट पढ़ा मैंने पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन, और लास्ट मैंने पढ़ी क्या बेटा? काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है इतनी सी बात? आइए, तो सबसे पहले थ्योरी कौन सी आई थी? डेल्टन, जो कि हम ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि डेल्टन ने ये कहा था कोई भी मैटर है वो हमेशा किससे मिलकर बना है? इनडिविजिबल स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच इज एटम से मिलकर बना हुआ है। और अगर दो अलग अलग एलिमेंट प्रेजेंट है तो उनके दो अलग अलग एलिमेंट के जो एटम्स होंगे वो भी क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। बट एक एलिमेंट के सारे एटम्स क्या होते हैं बेटा? सेम होते हैं। और उसने ये भी बताया कि जब भी कंपाउंड बनाना होता है तो दो अलग अलग एटम्स के एटम क्या करते हैं? रिएक्शन में सिर्फ रीअरेंज होते हैं और एक नया प्रोडक्ट बनाकर दे देते हैं। इसके बाद आपने ये भी पढ़ा एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन द रिएक्शन। क्लियर है? इसके बाद थ्योरी आती है हमारे पास जे थॉमसन की कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। क्या आता है बेटा? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, आइए हेडिंग लिख लीजिएगा, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लिख लीजिएगा कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। क्लियर है? किसने दी थी बेटा ये थ्योरी? जे थॉमसन ने। किसने दी थी बेटा? जे थॉमसन ने। क्लियर है? आइए, अगर ये जे थॉमसन ने दी है तो इसने बताया क्या था? इसने ये बताया था सबसे पहले तो इसका देखो, इसने क्या लिया था? एक ग्लास की ट्यूब ली थी। क्या ली थी बेटा? ग्लास की ट्यूब ली थी। और उस ग्लास की ट्यूब में इसने दो इलेक्ट्रोड्स रखे। व्हाट इज इलेक्ट्रोड? इलेक्ट्रोड इज अ सॉलिड प्लेट, सॉलिड वायर, सॉलिड ट्यूब, ये कुछ भी हो सकता है लेकिन होना क्या चाहिए? सॉलिड होना चाहिए। क्लियर है? और कोई भी जनरली क्या होती है? मेटल की होती है। किसकी होती है बेटा? जनरली मेटल की होती है। और वैसे भी आप इलेक्ट्रो में क्लास 12 के सेकंड या थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ोगे कि इलेक्ट्रोड आपकी क्या होती है बेटा? किसकी होती है? सॉलिड मटेरियल होता है और मेटल की बनी हुई होती है। आइए, किससे कनेक्ट कर दिया इसने? हाई वोल्टेज सोर्स।
ठीक है, ये है बेटा कैथोड। कैथोड पर कैसा चार्ज? नेगेटिव। एनोड पर कैसा चार्ज? पॉजिटिव। ये है बेटा एनोड। क्लियर है? आइए, इसने यहाँ पर क्या किया, एक फ्लूरोसेंट मटेरियल कोट करके रखा। क्या कोट करके रखा बेटा? एक फ्लूरोसेंट मटेरियल कोट करके रखा। अब व्हाट इज फ्लूरोसेंट मटेरियल? गाड़ी, स्कूटी, बाइक वगैरह तो आपको ड्राइव करनी आती होगी। तो व्हाट इज फ्लोरोसेंट मटेरियल? जब भी आप बाइक वगैरह ड्राइव करते हैं तो रास्ते में रात में रोड पर एक क्यूबिकल शेप्स लगी होती है, रोड के ऊपर है ना, छोटे छोटे क्यूब से लगे होते हैं, उसमें लाइट जलती रहती है। वहां कोई हमने इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे रखी उसको लाइट जलाने के लिए। क्या होता है, उसके ऊपर एक ऐसा मटेरियल कोट किया जाता है जिसको बोलते हैं हम फ्लूरोसेंट मटेरियल, जिसके ऊपर अगर कोई भी पार्टिकल जाकर बॉम्बार्ड करता है तो वो ग्लो करने लगता है। क्या करता है बेटा? वो ग्लो करने लगता है। जैसे ही वो बॉम्बार्डमेंट हट गया वैसे ही वो क्या करता है, ग्लो करना बंद हो जाता है। ठीक है, तो वो भी क्या होता है, फ्लोरोसेंट मटेरियल से बना होता है। अगर किसी ने नहीं भी आज तक कभी ऑब्जर्व किया तो अगली बार जब आप जाएंगे गाड़ी ड्राइव करने या फिर बाइक ड्राइव करेंगे तो आप ऑब्जर्व कीजिएगा। ठीक है, आइए, इसके अंदर इसने बहुत ही लो प्रेशर के ऊपर एक गैस फिल करके रखी। ठीक है, गैस फिल करके रखी उसने, गैस एट वेरी लो प्रेशर। लो प्रेशर पर क्यों करी बेटा? क्योंकि अगर आप हाई प्रेशर पर कर देते तो ये गैस के कॉलिजन होते, कॉलिजन होते तो आप इस पार्टिकल को, जो पार्टिकल जा रहा है जिसको आपको ऑब्जर्व करना है, उसे उसका ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, वो कुछ ना कुछ रिटार्ड करने लगते। इस वजह से आपने इसको लो प्रेशर पर रखा ताकि इतने कॉलिजन आपके ना हो। आइए, आपने क्या किया बेटा, यहाँ से आपने क्या किया, यहाँ से इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दी। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी तो ये क्या है, इलेक्ट्रोड का मटेरियल है, मेटल का बना हुआ है। ठीक है, तो मैंने कहा कि क्या होता है, जैसे ही इसने इलेक्ट्रिसिटी पास की यहाँ से हाई वोल्टेज, वैसे ही इसको यहाँ पर ग्लो मिल गया। तो ग्लो मिला तो इसको ये तो पता चल गया कि अगर मान लो यहाँ पर ग्लो मिल रहा है तो बेटा अपोजिट साइड से तो पार्टिकल आ रहा होगा। मैंने कहा अगर इस साइड में ग्लो मिल रहा है तो क्या इधर से इधर पार्टिकल जा सकता है? इधर से इधर जाएगा तो बम्बार्ड तो इस साइड करेगा। तो हमेशा अगर इधर आपके पास में ग्लो मिल रहा है तो आपके पास में पार्टिकल किधर से आ रहा होगा बेटा? इधर से आ रहा होगा। तो इसने कहा अगर यहाँ ग्लो मिला इसका मतलब पार्टिकल किधर से आ रहा है बेटा? इधर से आ रहा है। इतना तो इसको पता चल गया कि पार्टिकल इधर से इधर मूव कर रहा है, डायरेक्शन इसको पता चल गई फ्रॉम कैथोड टू एनोड। अब इसने देखा चार्ज कैसे पता चला, तो इसने कहा कि ये जो पार्टिकल आ रहा है वो इधर बॉम्बार्ड कर रहा है, इधर ग्लो कर रहा है मतलब इधर बॉम्बार्ड कर रहा है, मतलब पार्टिकल इधर से आ रहा है, इधर से इधर की तरफ आ रहा है मतलब किस एंड पे आ रहा है, ये पॉजिटिव एंड पर। अगर ये पॉजिटिव एंड पर आ रहा है तो पार्टिकल पर डेफिनेटली कैसा चार्ज प्रेजेंट होगा? ऑपोजिट चार्ज, विच इज नेगेटिव चार्ज। तो कैसा चार्ज प्रेजेंट होगा बेटा इसके ऊपर? नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? तो इसने कहा कि जैसे ही हम वोल्टेज देते हैं वैसे ही ये नेगेटिव चार्ज जनरेट करता है, और ये नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं, यहाँ पर आकर बॉम्बार्ड कर जाते हैं, और फ्लूरोसेंस मटेरियल क्या करता है, ग्लो करना शुरू कर देता है। और इस फ्लूरोसेंट मटेरियल की अगर मैं बात करूं तो ये जो फ्लूरोसेंट मटेरियल है, ये फ्लूरोसेंट मटेरियल कौन सा है बेटा? ZnS। ठीक है, तो क्या करता है, यहाँ से पार्टिकल आता है, अगर ये पॉजिटिव एंड पर आ रहा है तो इस पार्टिकल पर कैसा चार्ज है बेटा? नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। क्लियर है? और अगर इस पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो इसने इस पार्टिकल का नाम क्या रख दिया? इलेक्ट्रॉन रख दिया। क्या रख दिया बेटा? इलेक्ट्रॉन रख दिया। क्लियर है? मैंने कहा कि अगर ये पार्टिकल जनरेट हो रहे, क्या एक पार्टिकल जनरेट होगा? नहीं, बहुत सारे पार्टिकल जनरेट होंगे जितना ज्यादा आप यहाँ से वोल्टेज दोगे। तो मैंने कहा यहाँ से जो सोर्स दिया गया वो कौन सा दिया गया बेटा? हाई वोल्टेज सोर्स दिया गया। क्लियर है इतनी सी बात? चले आगे, आइए, अब कुछ बातें इसके बारे में आप लिख लीजिएगा। ये सारी बातें मैंने आपको पढ़ा दी है, ठीक है, बस आपको क्या करना है, इसके बारे में लिखना है। देखिए, आइए, द कैथोड रेज स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टूवर्ड्स द एनोड, यही कहा अभी भी मैंने।
These rays themselves are not visible, but their behavior can be observed with the help of certain kind of material, which is fluorescent material or phosphorescent material, which glow when hit by them. Yes or no? Next, very important, television. Picture tubes are cathode ray tubes, and television picture result due to the fluorescence on the television screen coated with certain fluorescent or phosphorescent material. मतलब कि आपके पास में यहाँ पर जो भी आपके पास में प्रेजेंट है, मतलब कि अगर आपके पास में टेलीविजन है तो टेलीविजन के अंदर जो आपको दिखाई देता है उसमें एक पिक्चर ट्यूब होती है, उसमें भी क्या यूज किया जाता है बेटा, फ्लोरोसेंट और फॉस्फोरेसेंट मटेरियल यूज किया जाता है, जिसकी वजह से आपको पिक्चर ऑब्जर्व होती है। ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, दीज रेज ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन पाथ। ठीक है, कैसा मूव करता है ये, स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, द बिहेवियर ऑफ कैथोड रे सिमिलर टू द expected from negatively charged particle, suggesting that the cathode rays consist of negatively charged particle called electrons. यही कहा अभी मैंने भी, आइए। ठीक है, देखिए, the characteristic of cathode ray electrons do not depend upon the material of electrode and the nature of the gas present in the cathode ray tube. We can conclude that the electrons are the basic constituent of all the atoms. Clear है? मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो सबसे पहले इसने वही सारी बातें लिखी है एनसीईआरटी ने भी, जो अभी मैंने आपको एक्सपेरिमेंट में एक्सप्लेन की है। ठीक है, एक बात और लिख लीजिएगा आप कि आपके पास जब भी हम बात करेंगे तो जो स्पीड होती है बेटा कैथोड रे की, वो क्या होती है, 1/10 टाइम लेसर होती है एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं यहाँ पर स्पीड ऑफ कैथोड रे 1/10 टाइम्स ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट होता है, तो मैंने कहा अगर मैं बात करूं कैथोड रे पर कैसा चार्ज है बेटा, चार्ज ऑन कैथोड रे कैसा है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, क्लियर है इतनी सी बात, चलें आगे, आइए। नेक्स्ट, थॉमसन ने क्या ऑब्जर्व करा, चार्ज बाय मास रेशियो। क्या ऑब्जर्व करा बेटा, चार्ज बाय मास रेशियो, हेडिंग लिख लीजिएगा, चार्ज बाय मास रेशियो बाय थॉमसन। देखिए, और चार्ज को क्यू से लिख लिया, मास को लिख लिया क्यू बाय एम। ठीक है, आइए, इसने क्या ऑब्जर्व करा, इसने ये ऑब्जर्व करा, ये पूरा का पूरा जो प्रेजेंट है ना आपके पास, ये पूरा का पूरा जो आपके पास में प्रेजेंट है, ये वाला मामला, ये सारा का सारा ग्लास ट्यूब ही है। ठीक है, इसने ग्लास ट्यूब को क्या कर दिया, लंबा कर दिया। ठीक है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड लगा दी, यहाँ दूसरी लगा दी, यहाँ पर उसने मैग्नेटिक फील्ड बाहर से दे दी, मतलब मैग्नेट लगा दी बाहर से, और इसने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी अंदर से। ये इसने किया है। ठीक है, ये देख, इस तरीके से बाहर से ये लगा रखी है मैग्नेटिक फील्ड, अंदर की तरफ इसने क्या कर दिया, दो इलेक्ट्रोड के बाद में भी फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड इसने दे दी और मैग्नेटिक फील्ड भी दे दी। क्लियर है इतनी सी बात, आइए। ये क्या है बेटा आपका, ये आपका कैथोड रे है। क्या है ये, कैथोड रे। ये कैथोड रे ट्रांसफर हो रही है, एनोड से पार करके आगे जा रही है, आगे जा रही है, तो एक बार इसने क्या किया, इस मैग्नेट को हटा दिया। जब इसने मैग्नेट को हटाया तो ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कैथोड रे पर कैसा चार्ज है बेटा, नेगेटिव चार्ज। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्ट होगा तो किसकी तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर ये वाला जो, और यहाँ पर कोटेड क्या कर रखा है, फ्लोरोसेंस मटेरियल, तो उसको ग्लो कहां पर मिला, अपर एंड पर क्या मिला, इसको ग्लो मिला। तो इसको पता चल गया कि ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में मुझे डिफ्लेक्शन मिल रहा है, और कहां पे मिल रहा है मुझे, ए पर क्या कर रही है मेरी रे, जाकर टकरा रही है। तो ये किसकी वजह से बेटा, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। दूसरा इसने क्या करा,
इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा के बाहर फेंक दिया, फिर इसने किया यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लगाया। ये क्या है, कैथोड रे, नेगेटिव चार्ज है, मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो इसको पता चला कि ग्लो इसको मिला लोअर एंड पर। कहां पर मिला बेटा इसको ग्लो? लोअर एंड पर। तो लोअर एंड पर अगर इसको ग्लो मिला तो ये किसकी वजह से मिला? ओनली मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। यस और नो? हाँ या ना? अब इसने क्या किया, दोनों को साथ में रखा, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड रखा उतना ही इसने मैग्नेटिक का भी मैग्नीट्यूड रखा, तो दोनों क्या हो गए आपस में? बैलेंस हो गए। तो क्या कोई भी डोमिनेटिंग फील्ड है यहाँ पर? नहीं। तो इसको कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिला, यहाँ पर ये कोई भी फील्ड नहीं थी। क्लियर है? चलें आगे, आइए। अब इसने कहा कि अगर इस तरीके से मुझे पॉइंट मिले तो इसने कंक्लूड क्या किया? इसने कंक्लूड ये किया, जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती रहती है, ऑन इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, डिफ्लेक्शन क्या होता है बेटा? इंक्रीज होता है। डिफ्लेक्शन क्या होता है? इंक्रीज होता है। क्लियर? दूसरा इसने ये ऑब्जर्व करा कि अगर पार्टिकल का मास बहुत कम है तो भी डिफ्लेक्शन इसको ज्यादा ऑब्जर्व हुआ। जैसे मान लो मैंने चींटी को 7वीं मंजिल से नीचे फेंका और एक बॉल को नीचे फेंका, पहले कौन आएगा? बॉल आएगी, क्योंकि चींटी क्या करने लगेगी? डिफ्लेक्ट होने लगेगी हवा में। ठीक है, तो मैंने कहा जैसे जैसे मास ऑफ पार्टिकल डिक्रीज होता है वैसे वैसे जो डिफ्लेक्शन है वो क्या होता है बेटा? इंक्रीज होता है। डिफ्लेक्शन क्या होता है बेटा? इंक्रीज होता है। क्लियर है इतनी सी बात? आइए, नेक्स्ट इसने ये ऑब्जर्व करा कि अगर हम बात करें मैग्नेटिक, पहला तो इसने क्या ऑब्जर्व करा? मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम बढ़ाएंगे तो डिफ्लेक्शन भी मुझे क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। अगर मास को हम घटाएंगे तो डिफ्लेक्शन क्या मिलेगा बेटा? मुझे ज्यादा मिलेगा। हाँ या ना? इतना तो समझ में आता है। थर्ड क्या ऑब्जर्व करा इसने? थर्ड ये ऑब्जर्व किया, जैसे जैसे पार्टिकल पर चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वो अट्रैक्ट या रिपल्शन शो करेगा। जितना अट्रैक्शन रिपल्शन शो करेगा डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या ऑब्जर्वेशन था कि जैसे जैसे चार्ज ऑन पार्टिकल इंक्रीज होगा डिफ्लेक्शन क्या होता जाएगा बेटा? इंक्रीज होता जाएगा। इन सारी ऑब्जर्वेशन से थॉमसन ने अपनी चार्ज बाय मास की वैल्यू दी फॉर इलेक्ट्रॉन। वो किसके इक्वल थी बेटा? उसने ये बताया कि चार्ज अपॉन मास की अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन के लिए तो वो किसके इक्वल होता है? 1.75 इंटू 10 की पावर 11 कुलम्ब पर केजी। ठीक है, ये कौन सी वैल्यू है? फ्रॉम थॉमसन, बाय थॉमसन। क्लियर है? इसी को हम मिलीकन में भी यूज करेंगे। क्लियर है इतनी सी बात? चलें आगे। तो आज हमने क्या क्या कंक्लूड किया है बेटा इस लेक्चर के अंदर? हमने सब एटॉमिक पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल्स पढ़े, एटम के डिफरेंट पार्टिकल्स पढ़े, डिफरेंट पार्टिकल्स के मास पढ़े, और मैंने उसको अलग अलग मास की यूनिट्स में कन्वर्ट कर कर किया था। उसके बाद में हमने पढ़ा था इसके चार्जेस, चार्जेस को हमने अलग अलग यूनिट्स में कन्वर्ट किया था। पहला कुलम, फिर हमने देखा था उसको ईएसयू में। ठीक है, ये सारी बेसिक बातें पढ़ी हमने। उसके बाद में हमने हमने पढ़ा अल्फा के बारे में, अल्फा पार्टिकल के बारे में, विच इज डबली आयनाइज्ड हीलियम पार्टिकल। उसका मास देखा, उसका चार्ज देखा। उसके बाद हमने देखा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को वर्बली एक्सप्लेन किया था। ठीक है, वर्बली देखा था हमने लास्ट लेक्चर में, क्योंकि हम इसके बारे में लिख चुके थे। और फिर आगे हमने देखा कैथोड रे एक्सपेरिमेंट विच इज गिवन बाय जे जे थॉमसन। और फिर हमने देखा किसके बारे में बेटा? जे जे थॉमसन की चार्ज बाय मास रेशियो के बारे में, कि उसने क्या क्या ऑब्जर्वेशंस की थी। क्लियर है? नेक्स्ट लेक्चर में हम लेकर आएंगे मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड। कहीं पर भी आपको मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड का लेक्चर नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन मिलिकन को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम, केवल एक लेक्चर सिर्फ मिलिकन पर ही बनाएंगे। क्लियर है? और बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। मिलिकन का एनसीईआरटी में सिर्फ एक बॉक्स में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे रखा है, बट हम उसे बहुत डिटेल में करेंगे कि मिलिकन ने क्या दिमाग में लेकर आया और किस किस तरीके से उसकी ऑब्जर्वेशन थी और किस किस तरीके से उसने कंक्लूड किया था चीजों को। ठीक है, और फिर हम देखेंगे कि वहां से क्या कैलकुलेशन यूज की उसने, कि उसने निकाल दिया वहां से मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन को। क्लियर है? क्लियर है इतनी सी बात? कहीं पर भी आपको मिलिकन का कोई लेक्चर नहीं मिलेगा, तो प्लीज स्टे ट्यून्ड। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो
तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।